हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम 2021 जितने भी बच्चे देने वाले हैं तो इस गेस पेपर को जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको गेस क्वेश्चन पेपर के रूप में तैयार किया गया है। अब देखिए, मैं गेस क्वेश्चन पेपर यानी कि आपको 9 पेपर बताऊंगा। अगर 9 क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 70 में से 65 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में गेस पेपर पहला का भाग दूसरा वीडियो। अभी तक आपने पहला भाग नहीं देखा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला बना दिया हूं उसमें, और क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा देख रहे हैं। ये सभी भाग 1 में मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई बटन यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, और इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करना, ताकि और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस पेपर मैं करा सकूं और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो जैसे ही टाइम टेबल आता है तो मैं सारे सब्जेक्ट का गेस पेपर कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है इसमें कि सभी खंड करना, यानी क ख ग घ, यानी चारों करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क नंबर लिखा है कि एक धातु के ठोस गोले का व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, और गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास पूछा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बिना देरी के। सबसे तो पहले ये कह रहा है इसमें कि एक गोला है, और ये जो आप देख रहे हैं गोला, ये गोला बना दिया, और कह रहा है गोले का व्यास जो है, यहाँ पर व्यास पूरा हो गया ना, व्यास कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का व्यास कह रहा है। तो अब बताइए आप भी कि जब व्यास 6 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या कितना होगा? तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, सिंपल। तो त्रिज्या आधा यानी कि 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब चलिए लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर गोले की त्रिज्या लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे गोले की त्रिज्या। ठीक है, गोले की त्रिज्या R1 मान लेते हैं इसमें। पहले R1 बराबर कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार तार की त्रिज्या। यहाँ पर बेलनाकार तार की त्रिज्या, ठीक है, ये मानेंगे R2। ठीक है, और यही हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर बेलनाकार तार की पूरा लंबाई कितना दिया है? यहाँ पर तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे बेलनाकार, अब तार की लंबाई यानी कि h, यही है हाइट इसकी, h बराबर कितना है? तो 36 सेंटीमीटर। तीनों चीज मालूम हो गया। अब ध्यान दीजिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? गोले का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन। अब यहाँ पर आयतन लिख लीजिए। अब दोनों का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो गोले का आयतन का होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब इक्वल टू बेलनाकार तार का आयतन क्या हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर इंटू h। ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर मान को रखना है। 4/3 अब गुणे पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, R1 का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 का क्यूब कीजिए, क्यूब का मतलब 3 बार गुणा कर दीजिए सिंपली, बराबर R2 का स्क्वायर। ये तो मान हमें फाइंड आउट करना है। अब इंटू h का मान कितना दिया है जी? 36 सेंटीमीटर। तो 36 लिख लीजिए। अब देखिए ध्यान से, 1 3 से 1 3 कैंसिल। अब ये देखिए 3 3 के 9 और 9 चौके 36, बराबर किधर? देखिए R2 का स्क्वायर और गुणे 36 से 36 से एक बार में कैंसिल। तो R2 का स्क्वायर बराबर 1 आया। यहाँ पर सिंपली R2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 का वर्ग, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड, तो 1 ही होगा, 1 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया त्रिज्या बेलनाकार का। अब यहाँ से पूछा है इसमें कि तार का व्यास बताइए। तो व्यास का मतलब त्रिज्या का दोगुना होता है। तो यहाँ पर व्यास बराबर लिख देंगे, त्रिज्या का 1 आया है और 2 से गुणा करेंगे तो व्यास में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 गुणे 2 कर देंगे, यानी कि सिंपली 2 सेंटीमीटर ये आ गया व्यास। यही होगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखिए ख नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बस देखते रहिएगा। 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। 2 समरूप त्रिभुज दिया है ना, और एक 40 सेंटीमीटर और दूसरा का 60 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात।
तो ये तो बहुत ईजी है, इसका फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो सिंपली कर पाएंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप ये जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात सदैव उनकी संगत भुजाओं के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए एक त्रिभुज का, यहाँ पर लिखेंगे एक त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप ये हो गया, और बटे में दूसरे त्रिभुज का, यहाँ पर लिखेंगे दूसरे त्रिभुज का परिमाप, और बराबर की इधर क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज की भुजा, यहाँ पर लिखेंगे एक त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा, और बटे में लिखेंगे कि दूसरे त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज की भुजा। अब ध्यान दीजिए ये कर लेंगे। अब यहाँ पर सिंपली हम मान को रखते हैं। तो देखिए एक त्रिभुज की भुजा बराबर, यहाँ पर बटा में क्या लिखेंगे, दूसरे त्रिभुज का परिमाप। अब ऐसे इसका फॉर्मूला भी यूज करें। एक त्रिभुज की भुजा हमारा कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है 40 सेंटीमीटर, और दूसरे त्रिभुज की भुजा कितना दिया है, तो 60 सेंटीमीटर। अब देखिए ये कट जाएगा, तो ये 2 बार में ऊपर कटेगा, ये 3 बार में, यानी कि 2/3 हो गया ये। अब देखिए अब हम और इसके आगे जानते हैं, वी नो दैट कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कि नहीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए इसको करते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए मान को पुट अप करते हैं। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल 2 है और वर्ग के बराबर होता है, तो बटे में 2 और 3 है, तो इसका वर्ग कर दीजिए। 2 का वर्ग 4 और बटे में 3 का वर्ग 9। अब देखिए इसको अनुपात में बोला है तो 4:9 ऐसे लिख देंगे, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ग लिखा है, क्वेश्चन नंबर ग लिखा है कि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 अंश, तब a का मान बताइए। तो यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए ग नंबर का आंसर बता रहे हैं यहाँ पर आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर कि सेक 4a इक्वल टू कोसेक कितना है, a माइनस 20 अंश, यही है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि इन कितने अंश पर मान बदल जाएगा और कोसेक में बदल जाएगा। मतलब कोसेक को ही बदल दीजिए कि सेक में बदल जाए, यानी तो सेक को ही बदल दीजिए कोसेक में बदल जाए। और ये ध्यान होना चाहिए कितने अंश पर बदल जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर सेक को 90 माइनस थीटा कर देंगे तो ये कोसेक में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली कोसेक 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 4a है तो ये 4a लिख लेंगे, और इक्वल टू इधर क्या है, कोसेक कितना है, a माइनस 20 अंश है ना। अब देख कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, सिंपली बचा क्या, 90 अंश माइनस 4a इक्वल टू इधर क्या बचा, a माइनस 20 अंश। ठीक है, अब एक तरफ ला रहे हैं 90 अंश और ये माइनस वाला 20 अंश आएगा, तो इधर प्लस 20 अंश बराबर की इधर a बचा है, और ये 4a माइनस में तो इधर आएगा प्लस 4a हो जाएगा। अब सिंपली करना क्या है कि इसको जोड़ लेंगे तो 110 अंश हो जाएगा बराबर 4a, और एक कितना होगा 5a हो जाएगा। अब काट दीजिए इसको, यानी कि 22 अंश बार में कट जाएगा। a बराबर कितना अंश आ गया, 22 अंश, और यही इसका मान निकल गया a का। ठीक है, a का मान कितना आ गया हमारा अभी 22 अंश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर घ लिखा है कि यदि tan, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर घ नंबर क्या लिखा है, यहाँ पर घ नंबर कि यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, tan a बराबर cot b इक्वल टू a, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है मतलब प्रूव करना है, a प्लस b बराबर कितना 90 अंश। ठीक है, तो बहुत ईजी है, इसको ध्यान रखिएगा कि tan कितने अंश पर मान बदलेगा तो cot में चेंज हो जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा कर दीजिए, तो 90 यानी कि cot 90 माइनस थीटा की जगह a है तो a ले लेंगे, और इक्वल टू कितना है cot b, तो यहाँ पर cot b लिख लेंगे। cot से cot कैंसिल, बचा क्या 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b, तो a को उधर लीजिए तो a प्लस इधर है b, और बचा क्या 90। तो यही हमें प्रूफ करना था और ये हो गया प्रूफ। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ जो कि 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, खंड
सभी खंड करना है। इसमें भी 4 खंड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या लिखा है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। और विलोपन विधि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर देखिए 2 समीकरण दिया है, इसको कैसे करना है ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले तो इक्वेशन को नोट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहला समीकरण क्या दिया है कि 37x और प्लस में क्या लिखा है 41y बराबर 70 है। इसको समीकरण नंबर अभी बना लीजिए 1। और इसके बाद दूसरा क्या लिखा है 41x प्लस 37y बराबर कितना है 86। इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब इतना काम करने के बाद अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण कितने को 2 को, दोनों को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर जोड़िए। क्या लिखा है 37x प्लस 41y इक्वल टू 70। दूसरा क्या है 41x प्लस 37y बराबर 86। जोड़ते हैं, चलिए जोड़ते हैं, माइनस माइनस माइनस। अब जोड़ेंगे तो 37x प्लस 41x कितना होगा 78x, ये प्लस 41 और 37 कितना होगा 78, ये y हो जाएगा बराबर 70 और 86 156। ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है ध्यान देना है। तो 78 है, तो 78 कॉमन हो गया, बचा क्या केवल x प्लस y ही बचा। तो x प्लस y कर लेंगे और इधर क्या है 156 जैसे वैसे। अब देखिए भाग देना, 78 से भाग दीजिए 56 में, कितने बार कट जाएगा ये 2 बार में, 78 दूनी के 56। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 2। और समीकरण नंबर 3 बना लीजिए, यहीं पे हो गया काम इतना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अब करना क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाना है। एक बार तो जोड़ लिए, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाना है। फटाफट से यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं अभी मालूम चलेगा, क्योंकि हमें मान फाइंड आउट करना है। तो एक बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार घटाना भी पड़ेगा। तो चलिए समीकरण 1 क्या है 37x प्लस 41y बराबर 70, यही है ना। दूसरा क्या है कि 41x और प्लस 37y और बराबर 86, यही है ना। और इसको घटाइए, माइनस माइनस माइनस, घटाना में ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 37x प्लस में यहाँ पर माइनस में, और ये हो जाएगा 41x से घटेगा तो -4x, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये प्लस में हो जाएगा और ये 4y हो जाएगा, और ये होगा -16 हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों में कॉमन ऐसे मिल रहा है 4, और लेकिन -4 लेना पड़ेगा क्योंकि इधर माइनस को घटा देंगे। -4 कॉमन ले लीजिए, इधर x और प्लस क्या, सॉरी यहाँ पर माइनस माइनस होगा। ठीक है। तो -y और इधर हो जाएगा बराबर की इधर -16, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और 4 चौका 16 यानी 4 बार में मान लीजिए कट गया, बचा क्या x माइनस वाई बराबर 4। अब इसको समीकरण नंबर कोई बना लिया जाए 4 बना लीजिए। ठीक है, 4 बनेगा। अब आगे देखिए, अब देखिए ध्यान से कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाएंगे। अब समीकरण 3 और 4 को लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, चलिए भाई घटाते हैं। समीकरण 3 क्या है, इसमें x प्लस वाई बराबर 2, समीकरण x प्लस वाई बराबर 2, यही ना समीकरण है। दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। अब ध्यान दीजिए, इसको घटाइए, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल, ये बचेगा 2y और इधर माइनस में 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, y बराबर क्या बचेगा, केवल इधर -1 बचेगा। ये आ गया हमारा y के मान। अब y के मान उठाकर किसी समीकरण में रख दीजिए, 4 में रख दीजिए या 3 में रख दीजिए, कोई में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण किस में 4 में रख दीजिए, 4 में रखने पर x का मान निकल जाएगा। समीकरण 4 क्या है, x और माइनस वाई बराबर 4 है। मान को पुटअप कीजिए, y के जगह पे -1 रख देना है, x और -1, और पहले से ये माइनस में है तो ये भी माइनस में माइनस गुणा होगा तो डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। अब बराबर किधर 4 है, x बराबर करेंगे तो 4 और माइनस में 1 होगा, ये आएगा, तो x बराबर क्या होगा 3। ये आ गया x का मान 3 और y का मान क्या आ गया -1। यही था मान निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ख नंबर 5 का, क्या लिए एक आयताकार मैदान की लंबाई 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर ज़्यादा हो जाता है।
परंतु उस अगर लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई बताइए। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए कि एक आयताकार मैदान बना दिए और ये मैदान हो गया और कह रहा है कि जो इसकी लंबाई 2 मीटर की कमी, ये जो लंबाई है इसमें 2 मीटर की कमी कर दी है, चौड़ाई में क्या कर देना है, पहले स्टेप में 2 मीटर की वृद्धि कर देना है। तो हमें ये मालूम है ही नहीं कि लंबाई कितना है और चौड़ाई, तो इसको मानेंगे ना पहले। यहाँ पर ख नंबर को पहले ध्यान से देखिए, माना आयताकार मैदान की लंबाई, माना लंबाई बराबर कितना है जी x मीटर तथा चौड़ाई, तथा यहाँ पर चौड़ाई हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा चौड़ाई कितना हो गया y मीटर। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई दोनों मान लिए। अब कह रहा है प्रश्न इसमें, अब ध्यान दीजिए, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि एक्स वाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हल कर कीजिए। कहा है इसमें कि लंबाई में 2 मीटर कम कर दीजिए और चौड़ाई में 2 मीटर वृद्धि कर दीजिए तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो ध्यान दीजिए, हमारा लंबाई x है तो x में 2 मीटर कम करने के लिए बोला है तो घटा देंगे, और जोड़ने के लिए बोला है ना तो चौड़ाई में तो x y, यहाँ पर y अब प्लस 2 कर देंगे। और अब देखिए इसमें बराबर कितना इसके क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको पहले क्या करते हैं कि गुणा कर लेते हैं। x में y से करेंगे तो एक्स वाई, और x में 2 से कीजिए तो प्लस 2x, और माइनस 2y से कीजिए तो माइनस 2y, और माइनस 2 से 2 में कीजिए तो -4 इक्वल टू 10। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है इसमें कि इसके क्षेत्रफल में इतना अधिक जो हो जा रहा है तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा। ये क्षेत्रफल जो मूल क्षेत्रफल है इसको घटा देंगे इसमें से, तो एक्स वाई और प्लस 2x और माइनस 2y और -4 और माइनस घटाना कितना है मूल क्षेत्रफल एक्स वाई बराबर 10। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x बचा और -2y बचा और बराबर की इधर 10, और ये जो 4 बचा है इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, यही ना है। अब आगे देखिए, अब ध्यान दीजिए 2x और -2y बराबर 14। अब इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो ये मान लीजिए कि 2 हो गया, x - y बराबर 14, तो ये 2 से कट जाएगा तो 7 बार में कट जाएगा, तो x - y बराबर 7। अब समीकरण नंबर इसको बना लीजिए 1। अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 बन गया ना। अब दोबारा कह रहा है इसमें दूसरा क्वेश्चन इसमें किया है। ध्यान दीजिए, यहाँ तक करने के बाद आगे क्वेश्चन पूछा है इसी में, फिर कह रहा है इसमें कि परंतु अगर लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल इतना प्राप्त हो जाए, यानी 45। तो ध्यान दीजिए, सेम जैसे पहले किए वैसे ही करना, लेकिन इसमें घटाना भी है और जोड़ना भी। तो इसमें देखिए जो आपका लंबाई है, यानी कि लंबाई जो माने x, तो उसमें जोड़ देना है 2 की वृद्धि हो रहा है। चौड़ाई जो है हमारा y, उसमें करना है -3, कमी कर रहा है। अब बराबर कितना आ रहा है 45, यही ना आ रहा है क्षेत्रफल। तो इसको पहले गुणा कीजिए, x में y से कीजिए तो एक्स वाई, और x में -3 से कीजिए तो -3x, और 2 से y में कीजिए तो +2y हो जाएगा, और माइनस में प्लस कीजिए तो -3 दूनी क्या 6 हो जाएगा, बराबर कितना है 45। अब ध्यान दीजिए, जो क्षेत्रफल कहा है प्रश्न के अनुसार वैसे करेंगे तो जो मूल हमारा आयत का क्षेत्रफल था एक्स वाई, उसमें से क्या करना, अब इतना को घटा देना है। इतना जो दिखाई दे रहा है इतना को एक्स वाई में से घटा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई और माइनस, कोष्टक के अंदर में चलेगा एक्स वाई और -3x प्लस 2y और -6, और कोष्टक के बंद के बराबर उधर 45 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें पहले माइनस चिन्ह से गुणा कीजिए तो एक्स वाई और माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस 3x, और ये माइनस में गुणा होगा तो प्लस है तो -2y, और ये हो जाएगा माइनस माइनस गुणा +6 बराबर 45। ठीक है, अब ये तो कट जाएगा, बचा क्या उधर 3x -2y और बराबर के उधर 45, और ये जो 6 है उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, और 3x -2y और बराबर ये 39। अब यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर इसको 2 बना लेंगे। अब यहाँ पर समीकरण 2 बना लिए, तो अब यहाँ पर करना क्या है कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, यही तो यहाँ पर है। देखिए जो विलोपन विधि होता है उसमें गुणा करना पड़ता है कि समीकरण 1 में कितने से गुणा करें कि जो x का मान है वो निकल जाए या y का, यही तो हमें चेक करना होता है इसमें।
तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 हमारा कितना है, x माइनस वाई बराबर 7। तो x माइनस वाई बराबर 7, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो 2x माइनस 2y और बराबर 7 दूनी क्या 14, इतना निकल गया। अब समीकरण नंबर इसको 3 बना लेंगे यहीं पे। अब समीकरण जो आपका 2 है इसमें हम 3 घटा देंगे। समीकरण यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 घटाने पर, 3 घटाइए 3x माइनस 2y बराबर 39, यही ना समीकरण है। जब 3 घटाएंगे तो ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर x का मान 25 होगा। ठीक है, x का मान जो आएगा कितना आएगा 25 आएगा। अब देखिए x का मान जो है समीकरण कहीं में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। x का मान ये 25 है, समीकरण 3 में रखिए 2 गुणे 25 और माइनस 2y बराबर 14, यही है ना। अब जब इसको मान को रख कर हल करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली 25 दूनी के 50, यहाँ डायरेक्टली यहाँ पर आएगा 25 माइनस वाई बराबर 7। तो यहाँ पर y बराबर डायरेक्ट ये 25 में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये y का मान आ गया, तो ये y का मान इतना आ गया, x का मान 25, यानी कि हमारा लंबाई चौड़ाई निकल गया। x आ गया 25 आ गया हमारा लंबाई और चौड़ाई आ गया 18, यही तो निकलना था। बहुत ईजी है, इक्वेशन आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन ग नंबर यहाँ 5वां का क्या लिखा है कि समान ऊंचाई के 2 स्तंभ है। देखिए 2 खंभा है और दोनों की लंबाई जो है समान है। कितना, अब लिखा है कि 2 स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर से उन्नयन कोण यहाँ पर दिया 60 अंश और 30 अंश। तो स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति बताना है और स्तंभों की ऊंचाई बताना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 यहाँ पर ऊंचाई है, यहाँ पर 100 मीटर चौड़ा रोड है। ये रोड हो गया 100 मीटर चौड़ा और दोनों ओर से 2 खंभे हैं, दोनों की ऊंचाई बराबर है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। और कह रहा है इसमें कि सड़क पर किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए कि बिंदु यहाँ पर हो गया, कहीं भी बिंदु ले सकते हैं यहाँ से, और शिखर जो है इसका ये बना रहा है उन्नयन कोण, और एक जो इस पर से कोण बना रहा है ये वाला। अब देखिए आपको मालूम है कि उन्नयन कोण जो है 60 अंश दिया और 30 अंश, तो किसका मान 60 अंश होगा और किसका 30 अंश। तो देखिए जिसका जो ज़्यादा दूरी तय नहीं करेगा तो उसका एंगल जो बनेगा ज़्यादा बनेगा। ठीक है, ये जो ज़्यादा दूरी नहीं तय किया है इसलिए इसका एंगल जो बन रहा है 60 अंश हो जाएगा, और ये ज़्यादा दूरी तय किया है इसलिए इसका जो एंगल होगा 30 अंश होगा। ठीक है, आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक की रोड की जो पूरा चौड़ाई है कितना मीटर है, तो यहाँ पर दिया है 100 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की 100 मीटर दे दिया है। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B और इसको F मान लीजिए, और इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D। ठीक है, कुछ देर के लिए। अब देखिए B से जो F है इसकी दूरी हमें मालूम नहीं है तो x मान लेंगे। ठीक है, B से F की। अब देखिए ध्यान से F से D के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो 100 पूरा का मालूम है और x जो है इसको घटा देंगे 100 माइनस x, तो ये मालूम चल जाएगा F से D के बीच की दूरी। अब सिंपल सा हमें करना क्या है, इसमें स्तंभों के बीच की दूरी निकालना है जो हम माने हैं और स्तंभों की ऊंचाई निकाल देना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले माना F सड़क पर एक बिंदु क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, माना F सड़क पर एक बिंदु है, एक बिंदु है। ठीक है, माना कि सड़क पर F जो एक क्या है बिंदु है, यही। अब त्रिभुज इसमें लेंगे, त्रिभुज ABF में जो आपका त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABF, इसमें पहले सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं कि टेंजेंट जो है यहाँ पर फार्मूला टेंजेंट में लेंगे तो tan 60 अंश, थीटा का मान कितना है 60 अंश, इक्वल टू आप जानते हैं कि लंब बटा में कौन होता है, यानी कि लंब और बटे में क्या होता है यहाँ पर आधार, सॉरी आधार, यहाँ पर लंब बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर tan 60 अंश का मान कितना होता है, तो √3, और लंब कितना है तो यहाँ पर AB है, तो AB और आधार हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पर माने हैं x, तो x हो जाए। अब AB का मान निकाल लीजिए, AB बराबर x और √3 हो जाएगा, यही ना होगा। अब इसी तरीके से इस त्रिभुज का भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज क्या लिखेंगे कि C है ना, यहाँ पर CDF में ये हो जाएगा त्रिभुज CDF में, CDF निकालिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर टेंजेंट में है तो
tan कितने अंश का मान होगा 30 अंश, और यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा में आधार। ठीक है, अब tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 होता है, और इक्वल टू लंब कितना है इसमें तो CD है, तो CD हो जाएगा लंब, और बटा में हमारा आधार कितना है तो 100 - x है, तो 100 और माइनस में कर लेंगे x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो CD बराबर क्या लिख लेंगे, ये CD बराबर डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे तो 100 और माइनस x, और बटे में क्या लिख देंगे √3, इतना आ गया CD का मान। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके आगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि A और B बराबर कितना है, मतलब 1 दिया है, जो AB है यहाँ पर AB ये कितना है 1 मीटर, मतलब एक समान है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों का जो अभी निकाले हैं हम लोग यहाँ पर टेंजेंट, तो लंब, तो इसका मान रख देंगे x और √3 इसका, और इसका कितना है बराबर 100 और माइनस x बटा में √3। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू √3, और ये भी √3 आएगा, तो √3 बराबर 100 माइनस x, तो ये √ से √ कैंसिल, x इंटू 3 और बराबर 100 और माइनस x, तो ये 3x बराबर हो जाएगा 100 और माइनस x। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर इसको उस साइड में लेकर जाते हैं, तो सिंपली यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3x बराबर ये 100 और माइनस x, और ये आएगा तो ये माइनस में कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए इसको काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3x जो है ना, और ये जो है x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, बराबर को उधर 100 होगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ 4 से काट दीजिए 25 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 25, यही हो गया इसका टेंजेंट। अब देखिए x का जो मान निकाले हैं हम, यहाँ पर x का मान समीकरण एक में रख दीजिए, एक में रखेंगे, एक क्या है समीकरण इसमें, तो एक समीकरण तो हम बनाए ही नहीं है इसमें, देखिए यही ना है AB है, इसमें रख दीजिए x का मान, तो x की जगह कितना रखना है 25, तो 25 और √3 हो जाएगा यही। अब देखिए यहाँ पर CD जो है इसका, इसमें मान रख दीजिए जब इतना आ गया यहाँ पर, तो दोनों क्या है बराबर है, AB इतना है और CD भी दोनों बराबर है, तो दोनों की भुजा क्या होगी, इतना ही इतना होगी। ठीक है, दोनों बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन घ नंबर देखिए 5वां का, कि चित्र में यदि OA गुणे OB इक्वल टू OC गुणे OD, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर त्रिभुज दिया है, यहाँ पर ADO और OBO। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए कि OA गुणे OB, A कहाँ पर है A, OA गुणे क्या करना है OB, ये हो गया, और कह रहा है O और C, O और C गुणे O और D, ये तो इसको प्रूव करना है इतना एंगल दिखाकर। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं OA और बटा में OC, OA और बटा में क्या लिख सकते हैं OC। ठीक है, और यहाँ पर बराबर OB बटा में OD, OB और बटा में OD लिख लेंगे, इतना लिख लेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज पर अब चलते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज पर ध्यान दीजिएगा, तो त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD, पहले इसको देखेंगे और क्या करेंगे, और त्रिभुज क्या लिखेंगे कि COB, देखिए COB इसको। अब देखिए दोनों को ये समानुपाती के रूप में पहले लिख लीजिए, यहाँ पर OA और बटा में OC बराबर दे दीजिए OD बटा में OB लिखेंगे। ये सब दिया है, पहले से दिया है ना, यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से करना क्या है कि त्रिभुज, यहाँ पर लिखिए त्रिभुज AOD। अब यहाँ पर त्रिभुज समरूप है किसके, त्रिभुज COB के। ठीक है, इतना के समरूप है, तो इतना लिख लेंगे। अब सिंपली यहाँ पर करेंगे क्या कि कोण A बराबर कोण C, तो अब यहाँ पर जब इतना लिख देंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण, तो कोण D बराबर कोण B। बहुत ही इजी है, समझ लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, अगला वीडियो में लेकर आएंगे। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जा रही है तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो तीसरा पार्ट में इसको 6 नंबर, और ये जो आप देख रहे हैं 7 नंबर, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।